देवभूमि का महासंग्राम आपको दिखाएंगे। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। रामपुर से बड़ी खबर है, बाल बाल बचे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीलिंग की सीटें गिर गई हैं। मुख्तार अब्बास कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता के दौरान सीलिंग की सीटें गिर गई हैं। नुमाइश ग्राउंड में बने ऑफिस में यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए आप, रामपुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसी दौरान सीलिंग की सीटें नीचे गिर गई हैं। बाल बाल बचे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। एक बार फिर से देखिए तस्वीरें, जिस दौरान वो प्रेस से बातचीत कर रहे थे उसी दौरान अचानक से ऊपर से सीलिंग की सीटें नीचे गिर जाती हैं। रामपुर से हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि 16 तारीख को रामपुर में हुनर हाट लगनी है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो उनका 4 दिवसीय दौरा रामपुर का है और आज वो इसी हुनर हाट का निरीक्षण करने के लिए रामपुर पहुंचे थे। जब ये प्रेस वार्ता रामपुर हुनर हाट की प्रेस वार्ता के दौरान जो थी, इनके ऊपर जो सीलिंग लगी हुई थी और ऑफिस तैयार किया गया था उसमें सीलिंग लगी हुई थी। सीलिंग की सीटें जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता चालू की, सीलिंग की सीटें जो थी वो उनके ऊपर आकर के गिर गई, जिसमें उनके बराबर में जो थे राज्य मंत्री थे वो भी उठ करके खड़े हो गए और बाल बाल केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री बलदेव भोला और बराबर में डीएम तीनों जने जो बैठे थे, तीनों ही बाल बाल बचे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रामपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसी दौरान आप देखिए अचानक से ऊपर से सीलिंग से सीटें बारी बारी से नीचे गिरती हैं। वहां पर हड़कंप मच जाता है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान सभी लोग सुरक्षित बच गए, किसी को भी चोट नहीं आई है। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। काम चल रहा है, थोड़ा दीवार से हटके खड़े हो, थोड़ा पीछे हटके काम चल रहा है ना भैया, आराम से। तो 16 तारीख से हुनर हाट का यहाँ पर आयोजन होना है। उससे पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुँचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे हुनर हाट में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। इसी दौरान अचानक से देखिए जो सीलिंग वहाँ पर बनी है उस पर जो सीटें लगाई गई हैं वो अचानक से भरभरा कर नीचे गिर जाती हैं। उनके पीछे जो लोग मौजूद रहते हैं वो भी सुरक्षित बच गए और राहत की बात यह है कि सभी लोग जो यहाँ मौजूद थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी सुरक्षित हैं। काम चल रहा है ना भैया, आराम से। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से देहरादून की एक लोकल शराब का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। पहले हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत ने लोकल शराब पिलाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया था। न्यूज 18 पर यह खबर चलने के बाद हरीश रावत ने पलटवार किया और कहा कि सरकारों का लोकल शराब प्रेम आज भी बरकरार है और वाइन शॉप से लेकर सीएसडी कैंटीन तक में शराब बिक रही है। इधर डेनिश पर सियासत गर्मा गई है। हरीश रावत ने डेनिश के प्रति सरकार का प्रेम बताकर ट्वीट किया तो हरक सिंह रावत ने पलटवार किया। हरक ने कहा कि कांग्रेस सरकार में डेनिश और हरीश रावत का नाम एक दूसरे का पर्यायवाची बन गए थे। शराब ठेकों पर हरदा ब्रांड कहकर डेनिश शराब को बेचा जा रहा था। इस शराब का नाम कुमाऊं में हरदा ब्रांड तो गढ़वाल में हरीश रावत ब्रांड पड़ गया था। अचानक गाड़ी रुका तो कुछ लोग, 2 लड़के स्कूटर से आए, उन्होंने शराब के दुकान के बाहर स्कूटर खड़ा किया तो मैं देख रहा हूं उन्होंने शराब के विस्की का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हरदा ब्रांड दे दो। अब मैं सोचो कि मैं कंफ्यूज हुआ कि इसने कौन से ब्रांड बोला, तो मैंने शीशे नीचे करा कि मैंने कहा हो सकता है शीशे में ठीक से नहीं सुना हूं मैंने, और आप ताजुब करोगे उसने हरदा ब्रांड का और शराब के जो सेलर था उसने एक डेनिश बोतल निकाल के दे दी। मैंने कहा हरदा ब्रांड क्या, कौन सा, क्या हरदा ब्रांड क्यों कह रहे हो इसको? कैसा वो हरीश राव जी मुख्यमंत्री के, क्योंकि यही शराब चल रही है यहाँ, इसलिए इस नाम का कुमाऊं में इसको हरदा ब्रांड कहते हैं और गढ़वाल में हरीश ब्रांड कहते हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, जुबानी जंग तेज होती जा रही है हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में।
बिल्कुल अमित, ये डेनिस का जो जिन है ये बोतल से बाहर आ चुका है और अब आगे सियासत में क्या क्या तूफान मचाएगा आप देखते रहिएगा। इसकी शुरुआत 2014 से हुई जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में डेनिस ब्रांड की एक लोकल शराब बाजार में उतारी गई थी और इसको इतना प्रमोट किया गया कि जो नामी गिरामी जो प्रचलित जो ब्रांड थे शराब के अन्य कंपनियों के, उनकी बिक्री एक तरह से पूरी तरह से उत्तराखंड में ठप हो गई थी। और तब जो हरक सिंह रावत है वो हरीश रावत सरकार में कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्रालय के अधीन मंडी समिति आती है। मंडी समिति को वो तमाम अधिकार दे दिए गए थे। पहली बार अमित उत्तराखंड की आबकारी नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया और मंडी समिति को जो शराब के गोदाम है उनका ठेका दे दिया गया। लिहाजा जो बिक्री थी शराब की बोतलों की वो एक नियंत्रित कर दी गई और जो डेनिस जो ब्रांड था इसको उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर प्रमोट किया गया। तब ये बड़ा राजनीति का विषय बना। इस पर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया। जो तमाम अन्य शराब कंपनियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ले गई कि जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है मार्केट में उसका उत्तराखंड सरकार ने पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीसीआई को भेजा और सीसीआई ने 1 करोड़ रुपया पनिशमेंट अभी लास्ट ईयर में ही उत्तराखंड मंडी समिति पर किया। तो ये लगातार ये मामला उसके बाद सियासत का मुद्दा बनता रहा। 2014 के बाद 2018 में लोकसभा चुनाव हुए, तब सियासत का मुद्दा बना। 2017 में बीजेपी ने हरदा ब्रांड करके इस पर बड़ा मुद्दा बनाया 2017 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद क्या परिणाम हुआ वो सबके सामने है। अब एक बार जब फिर से 2022 का चुनाव उत्तराखंड में सामने है तो एक बार फिर से डेनिस का जिन बाहर आ गया है, जो आपने अभी हरक सिंह रावत के मुंह से सुना। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर यशपाल की कांग्रेस में वापसी के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति अब बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। हालात ये हो गए हैं कि अब कांग्रेस बैकग्राउंड के नेताओं को थामे रखना सबसे बड़ी चुनौती है और पुराने कांग्रेसियों के बयान हर रोज बीजेपी की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। यशपाल के जाने के बाद बीजेपी बैकफुट में है और ऊपर से अगले चंद घंटों में ही हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ और यहां तक कि सतपाल महाराज के बदले सुर भी बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। यशपाल का नाम सुनते ही सतपाल ने तो कुर्सी तक छोड़ दी तो हरक सिंह भी कई इशारे कर गए। नो कमेंट्स। इस पे कमेंट्स। तो लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत हो, एक पक्ष भी कमजोर हो। और यहाँ दुर्भाग्य से कहो सौभाग्य से कहो कांग्रेस यहाँ विपक्ष में है। कांग्रेस को भी मजबूत होगी। कई बार हमसे गलतियां होती हैं तो विपक्ष का काम है हमारी गलतियों को सचेत करना। असल में किसान आंदोलन के चलते तराई में बीजेपी वैसे ही पस्त है। ऊपर से बाजपुर और नैनीताल सीटों पर सिटिंग विधायक के जाने का झटका लग गया। अब बीजेपी का पहला चैलेंज यही है कि यशपाल की काट के लिए किसे दलित चेहरा खड़ा किया जाए। जो व्यक्ति भी जहाँ से भी आए हैं उनको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं और उनको पूरा सम्मान देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी कारणों से निजी हित को ध्यान में रखते हुए पार्टी को छोड़ करके गया है तो ये उसकी समस्या है। हमारे लिए जो भी पार्टी में है हमारे नेता हैं, हम उनको पूरा सम्मान देते हैं और विभिन्न पदों पर भी उनको आसीन किया गया है। अब बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए मंगलवार को मदन कौशिक ने करीब घंटे भर तक हरक सिंह रावत से सीक्रेट मुलाकात की। अब देखना है कि बदली हुई परिस्थिति में सूबे की सियासत किस तरफ मुड़ती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। इधर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए यशपाल आर्य को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। अरविंद पांडे ने कहा कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन उसे बड़ा बनाता है और जो अपने स्वार्थ के लिए संगठन पर धब्बा लगाते हैं ऐसे व्यक्ति को जनता कभी माफ नहीं करती। आपको बता दें कि यशपाल आर्य और अरविंद पांडे एक ही जिले ऊधम सिंह नगर से आते हैं। तो निश्चित ही संगठन का एक बहुत बड़ा एहसान होता है उस व्यक्ति की नाम को चमकाने में। अगर वो व्यक्ति बड़ा होकर अपने लोभ लालच के लिए उस संगठन को बदनाम करे, उस विचारधारा पर धब्बा लगाए, तो ऐसे व्यक्ति को जनता को कभी माफ नहीं करना चाहिए। संजीव आर्या के बीजेपी छोड़ते ही नैनीताल सीट पर बीजेपी से दावेदारों की पूरी फौज खड़ी हो गई है। 2012 में बीएसपी से भीमताल सीट से चुनाव लड़ने वाले मोहन पाल ने नैनीताल सीट पर दावेदारी ठोक दी है। हालांकि मोहन पाल ने कहा है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो उसका समर्थन करेंगे। नैनीताल में मोहन पाल ने यशपाल और संजीव आर्या पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चोरी करने तक का आरोप लगा दिया। अपने आदमी को चोर थोड़ी बना देंगे। अब जो चोरी करके भागेगा उसी को तो चोर कहेंगे। भाजपा से बाहर हो गया तो फिर वो चोर हो गया, ये कहना चाहते हैं। चोर और उसकी बात नहीं है। देखिए पहले कांग्रेस में थे, उनको लगा कि साहब जो है अब ये टाइम बीजेपी में जाने का है तो बीजेपी में आ गए, नया चुनाव हो रहा तो लोग तो तरसते हैं ना, उनके व्यवहार से तरसते हैं लोग।
चुनावी साल में सरकार लोगों को लुभाने के लिए लगातार लोकप्रिय फैसले ले रही है, लेकिन कुछ मंत्री सरकार की इस कवायद पर पलीता लगा रहे हैं। इसका नमूना देखने को तब मिला जब मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास पर मुलाकात करने पहुंचे फरियादियों को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया। कुछ लोगों ने वेटिंग रूम खोलने के लिए भी वहां पर सिफारिश की, अपील की, लेकिन गेट कीपर ने मना कर दिया, जिसके बाद घंटों धूप में खड़े लोग मंत्री से बिना मुलाकात किए ही वापस लौट गए, जबकि मंत्री धन सिंह रावत अपने घर पर ही मौजूद थे। हालांकि बाद में मंत्री धन सिंह रावत ने फरियादियों को बुलाकर उनसे मुलाकात की। मेरी बात मानो नहीं आप? जनता की परेशानी अगर मंत्री नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? मेरी ना तो मैं अपनी मर्जी से खोल सकता, ना मैं बंद कर सकता। प्लीज मेरी बात भी समझो आप। अब फिर कहें कि आप बहस कर रहे हो, है नहीं? पद तो क्षणिक होते हैं। ऑलरेडी हम 9 बजे से वेट कर रहे हैं, देखो 11:15 हो चुके हैं। बंद कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बैठने के लिए कोई एरिया नहीं है, वेटिंग एरिया नहीं है। मंत्री जी घर में अंदर है। मंत्री जी अंदर है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 22 सीट पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और इसी के साथ ही पार्टी में अंदर खाने सिर्फ उटव्वल भी शुरू हो गई है। राज्य में आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ काम कर रही है, यही तेजी उनके लिए मुसीबत भी बनती जा रही है। नवंबर तक पार्टी अपने सभी टिकट फाइनल करने का दावा कर रही है और पार्टी ने अभी तक 22 सीटों पर अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जिनको सोशल मीडिया, बूथ कैंपेनिंग, रैली, धरना प्रदर्शन के टारगेट दिए गए हैं। पार्टी के प्रभारी कहते हैं कि हम परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देते हैं। देखिए, हम अपने कैंडिडेट्स लगभग नवंबर महीने तक क्लियर कर देंगे और सब लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक जो हमारा प्रत्याशी है वो प्रत्येक वोटर तक पहुंच सके और अपना और पार्टी का जो कार्यक्रम है और पार्टी की नीतियां जो हैं वो प्रत्येक घर तक पहुंच सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हर प्रत्याशी को वो टाइम मिले, 2, 2.5, 3 महीने का टाइम मिले, जिससे वो घर घर पहुंच सके। इसलिए हम नवंबर तक अपने सारे के सारे प्रत्याशियों को ऑफिशियली ऐलान कर देंगे। अब पार्टी का दिया गया यही टारगेट टिकट दावेदारों की परेशानी बढ़ा रहा है, जबकि विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति के बाद पहले से उस सीट पर तैयारी कर रहे दावेदार नाराज हैं। पार्टी ने राजपुर सीट पर पैराशूट प्रभारी नियुक्त किया है, जिसके बाद पार्टी में नाराजगी बढ़ने लगी है। देखिए, टारगेट कहाँ नहीं है, आप ये बताएं, टारगेट कहाँ नहीं है? आप घर से ही शुरुआत करेंगे तो बच्चों पे भी टारगेट है, हर आदमी पे टारगेट है, तो टारगेट तो रहता ही है। हर आदमी को दौड़ है, तो देखो हर क्षेत्र में दौड़ है, तो आदमी दूसरे से आगे निकलना चाहता है, तो टारगेट भी होते हैं। और इसमें समझने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिन लोगों को प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है उन्हीं लोगों को टिकट वितरण किया जाएगा। तो जब हमारी राजपुर विधानसभा की प्रभारी की नियुक्ति को लेकर बात हुई तो हमें ऐसा अंदेशा लगा कि बाहर से विकास नगर से किसी को बुलाकर प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। अब टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में रार होना कोई नई बात नहीं है और पैराशूट प्रत्याशियों का आना भी कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन अपनी जमीन ही तलाश रही आम आदमी पार्टी को इससे कहीं शुरुआती दौर में ही झटका न लग जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।